नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना से निपटने में केजरीवाल सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के नेता आज फिर से राजघाट पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने लगे थे, जहां से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के सभी मॉल के रिटेल व्यापारियों ने की ये खास मांग। कहा, किराया माफ नहीं हुआ तो नहीं खुलेंगी दुकानें। जी हां दोस्तों, किराया माफ नहीं हुआ तो दुकानें खुलने पर संशय। कल से खुलने हैं शहर के शॉपिंग मॉल्स। रिटेल व्यापारियों ने दुकान की किराएदारी माफ करने की मांग की। अनलॉक 1 में 8 जून से शहर के सभी शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इसे लेकर शनिवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन भी आ गई है। इन सब के बीच इन मॉल्स के रिटेल कारोबारियों ने लॉकडाउन अवधि की किराएदारी माफ करने की मांग की है। उनकी इस मांग को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सही ठहराया है। ऐसे में संस्था की तरफ से डीएम से पत्र देकर छूट की मांग की जाएगी। शहर में सिटी मॉल, ओरियन मॉल, एडी मॉल, माया सिनेप्लेक्स के साथ ही तमाम मॉल हैं। यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि मॉल की दुकानों का किराया सामान्य दुकानों से बेहद अधिक होता है। इसके साथ उन्हें कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी देना होता है। लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी मॉल बंद थे। 2 महीने से व्यापार एकदम शून्य ही रहा। 8 जून से मॉल खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे के डर से लोग अभी आने से दूरी बनाएंगे। व्यापारी अगर अपनी दुकान खाली करते हैं तो उनका इंटीरियर, फर्नीचर, डेकोरेशन के खर्चे में लगा लाखों रुपया शून्य हो जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से व्यापारी पूरी तरह टूट जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंधानिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने सभी ट्रेडों की दुकानों को खोले जाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मॉल के व्यापारी भी उनके साथ ही हैं। कहा कि व्यापारियों के व्यापार में गति लाने में अभी लगभग 6 महीने से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में इन्हें बाजार में टिके रहने के लिए इनके किराए में छूट देनी चाहिए। उन्होंने शहर के सभी प्रतिष्ठित शॉपिंग मॉल प्रबंधन से अपील की। कहा कि व्यापारियों के किराए समेत अन्य मेंटेनेंस में छूट देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने लल्लू की रिहाई की मांग की। योगी सरकार पर लगाया दमन का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की सेवा करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, गांधी जी ने हमें सिखाया कि दमन करने वाले आपको अच्छे काम करने से रोकेंगे। आप सत्य के आग्रह के साथ अपने कर्म पर डटे रहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को सेवा करने के लिए जेल में डाला गया। सेवा सत्याग्रह के जरिए हम इस दमन का विरोध कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी किया ट्वीट। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने शनिवार को पार्टी के सेवा सत्याग्रह अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लल्लू की रिहाई की मांग की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, क्या जन सेवा अब पाप है? क्या मजदूरों के साथ खड़े होना अपराध है? क्या उन्हें घर पहुंचाना गुनाह है? अगर नहीं तो अजय कुमार लल्लू को तानाशाही भाजपा सरकार के द्वारा जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला गया है? फौरन रिहा करें। बस प्रकरण के चलते हुए थे गिरफ्तार। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान बस प्रकरण के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी रिहाई की मांग कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट, कुछ राज्यों में हुई बारिश। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में शनिवार को वर्षा हुई। वहीं कुछ राज्यों में इस मौसम के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के दौरान लू नहीं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दैनिक राष्ट्रीय बुलेटिन में कहा कि गन्नवरम और विजयवाड़ा में देश का सबसे अधिक तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इस क्षेत्र में 15 जून तक लू चलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, किंतु 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वर्चुअल रैली के ढोंग से एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है भाजपा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वर्चुअल रैली के ढोंग से एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है। किसान और मजदूर भूख, गरीबों की थाली खाली है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सत्ता पाने के लिए चुनावी राजनीति में जुटी हुई है। इस असंवेदनहीनता के प्रतिकार में 7 जून को गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकार के लिए थाली कटोरा बजाकर सरकार को जगाएं। नेता प्रतिपक्ष युवा राजद के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब ने की। तेजस्वी ने राजद कार्यालय में लगाया खुद पोस्टर। तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय से प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी एक चिट्ठी वाला बैनर पार्टी कार्यालय में खुद लगाया। साथ ही कहा कि इस चिट्ठी से मजदूरों के प्रति सरकार की मानसिकता का पता चलता है, कार्यकर्ता इसे हर गांव तक पहुंचाए। राजद ने इस बैनर के माध्यम से राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राजद ने सवाल किया कि सरकार को प्रवासी मजदूर अपराधी लुटेरा क्यों लगते हैं, सरकार श्रमिकों को रोजगार देने से इनकार क्यों कर रही है, बेरोजगार का अपमान क्यों किया जा रहा है, चिराग की स्थिति आडवाणी जैसी। बाद में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की स्थिति भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जैसी हो गई है। उन्हें कोई पूछता नहीं है और जब जो मन करता है बोलते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सियासत के सुपर संडे से पहले बयानबाजी तेज, आरजेडी कांग्रेस का बीजेपी जेडीयू पर हमला। जी हां दोस्तों, रविवार को सियासत का सुपर संडे है, क्योंकि इस दिन दो बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और आरजेडी कोरोना काल के बीच एक राजनीतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल फूंक जाएगा। इस सुपर संडे में किस राजनीतिक दल का परचम लहरा पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को जहां बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल सभा के जरिए बिहार की जनता से जनसंवाद करेंगे, तो वहीं आरजेडी इसी दिन गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रही है। लेकिन इससे पहले दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आज बिहार के लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी और बेरोजगारी का संकट है। अमित शाह और नीतीश कुमार उनकी चिंता छोड़ वर्चुअल रैली करने में जुटे हैं। एनडीए नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि आखिर इन मजदूरों को रोजी रोटी के लिए क्यों बाहर जाना पड़ा। 15 सालों से आपका शासन है, बिहार को ना तो क्वालिटी एजुकेशन मिली, न उद्योग धंधा लगा, न रोजगार मिला। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार काम करते हैं, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या के समाधान में जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव गरीब दिवस मना रहे हैं। ये कैसे गरीब है जो 46 एसी में रहते हैं, मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं, चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं, अरमानी के कपड़े पहनते हैं। ये कैसा मजाक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार 2.0 को राहुल गांधी ने बताया डीमन 2.0। कहा लोगों एमएसएमई को कैश ट्रांसफर ना कर इकोनॉमी तबाह कर रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 2.0 को डीमन 2.0 करार दिया है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन काल में केंद्र सरकार लोगों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए मदद न करके देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह कर रही है। यह डेमन 2.0 है। दरअसल राहुल ने शनिवार को इस बाबत ट्विटर पर एक खबर शेयर की, जिसका शीर्षक एड्रेसिंग प्री कोविड इश्यूज टू बी क्रूशियल फॉर इंडियाज रिकवरी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी ने विश्व भर में 60 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया। कोरोना संक्रमण से जो संकट पनपा, उसकी वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। आगे खबर में यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर इस महामारी का भारत पर क्या असर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के हवाले से आशंका जताई गई कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी दब या गिर जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने पूछा 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा दिए जा रहे पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम कहा, सरकार बस इतना बता दें कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महापैकेज में कितना गरीब के लिए है, कितना किसान, दिहाड़ी प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेहड़ी ठेले पटरी वाले व अन्य मजबूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें। इससे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था, बाराबंकी से एक परिवार के 5 लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी आत्महत्याओं की दुखद खबरें आ रही हैं। भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल लोगों के खाने और कमाने का इंतजाम करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट पालने की मजबूरी, बिहार आए प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे दूसरे राज्य। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को दोबारा से अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवासी मजदूरों का देश के अन्य राज्यों में जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बकायदा उनके मालिक ने एक बस भेजकर उन्हें वापस बुला लिया। हरियाणा नंबर की इस बस के ड्राइवर ने कहा कि उनके मालिक ने सरकार से अनुमति प्राप्त की कि वह एक बस भेजकर बिहार से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना चाहते हैं। हरियाणा से आए बस के ड्राइवर रंजीत ने कहा, ठेकेदार ने हरियाणा सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद सारे नियम का पालन करते हुए बस बिहार भेजी है ताकि प्रवासी मजदूरों को वापस ले जा सके। मजदूरों को वापस ले जाने के दौरान हम लोग सामाजिक दूरी बनाने के नियम का भी पालन करेंगे। पानीपत लौटने वाले प्रवासी मजदूर मोहम्मद नैयर ने कहा, हम लोग काम करने के लिए हरियाणा के पानीपत जा रहे हैं। वहां के एक बड़े किसान ने सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद हम लोगों के लिए बस भेजी है। कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी परिवार का पेट पालने के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पिछले 1 सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, मुंबई और गुजरात के लिए ट्रेन और बस के माध्यम से रवाना हो चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर से रोज बिहार लौटे प्रवासी मजदूर ट्रेन और बस के माध्यम से अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री को दी कुछ बड़े प्रयोग करने की सलाह, बोले अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कुछ बड़े प्रयोग करने पर सुझाव दिया है। सिसोदिया ने देश में स्कूलों को फिर से खोलने से पहले कई गंभीर विषयों पर रचनात्मक और साहसिक तरीकों से विचार करने पर बल देते हुए लिखा, कोरोना के बाद अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। अब शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे बदलाव के लिए हम खुद आगे बढ़कर पहल करें, ना कि विदेशों में कोई नई चीज होने का इंतजार करें और फिर उसकी नकल करें। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूल को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। सिसोदिया ने लिखा है कि सबसे पहले हमें हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्कूल के भौतिक और बौद्धिक परिवेश पर सबका समान अधिकार है। केवल ऑनलाइन क्लास से शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। केवल बड़े बच्चों को स्कूल बुलाना और छोटे बच्चों को अभी घर में ही रखने से भी शिक्षा को आगे बढ़ाना असंभव होगा। पत्र के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा को स्कूल में सीखने की प्रक्रिया की एक पूरक व्यवस्था के तौर पर देखा जाना चाहिए, यह उसका विकल्प नहीं हो सकती। स्कूलों को खोलने के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी हो उसमें हर उम्र, हर वर्ग के बच्चों को बराबर अवसर देना होगा। यह ध्यान रखा जाए कि हमारा अगला कदम बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के ऊपर प्राथमिकता देने के पूर्वाग्रहों पर आधारित ना हो। सिसोदिया ने लिखा कि ICMR द्वारा किए गए कोविड-19 संबंधी अध्ययनों में यह सामने आया है कि कोरोना वायरस का असर 9 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों पर सबसे कम रहा है। सिसोदिया ने सुझाव दिया है कि हमें सिलेबस को थोड़ा कम करते हुए स्कूली शिक्षा को आगे जारी रखने पर जोर देने के बजाय अब ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम साल दर साल सिलेबस पूरा किए जाने की अवधारणा से ही ऊपर उठ जाएं। पत्र में सिसोदिया ने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के ठोस सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि NCERT और CBSE को यह निर्देश दिए जाएं कि स्टूडेंट्स को सिलेबस आधारित रिटन परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक खींचतान,
कांग्रेस ने 65 विधायकों को रिसोर्ट भेजा। जी हां दोस्तों, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अब तक वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें रिसोर्ट में भेज दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इनमें गुजरात की 4 सीट भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग जोन में रिसोर्ट में भेज दिया है। उत्तरी क्षेत्र के 21 विधायक अंबाजी के रिसोर्ट पहुंचे हैं। हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। बता दें कि मार्च महीने से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।